लोकसभा चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आम आदमी पार्टी एक दशक से दिल्ली पर राज कर रही है, लेकिन जब लोकसभा चुनाव की बात आती है तो दिल्ली में केजरीवाल को एक भी सीट नहीं मिलती। आज केजरीवाल ने नया स्लोगन दिया है, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं, हर काम जो मैं आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं। अब संसद में मेरे हाथ मजबूत करें। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। नकली दवाइयां आप हॉस्पिटल में देते हो, मोहल्ला क्लिनिक में नकली टेस्ट करते हो। कहाँ की दिल्ली खुशहाल? आपने दिल्ली को खुशहाल नहीं किया, दिल्ली को बदहाल किया है। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली में लोकसभा के रण का शंखनाद कर दिया। आपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए नया नारा दिया, संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। हमारा लॉन्च का स्लोगन है, संसद में भी केजरीवाल तभी दिल्ली होगी और खुशहाल। आज से 12 साल पहले आम आदमी पार्टी बनी थी और लगभग 10-11 साल पहले दिल्ली के लोगों ने ढेर सारा प्यार देके, विश्वास करके हम लोगों को भारी बहुमत देके जिताया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी। हम बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों ने जितना प्यार और विश्वास हमें दिया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी, मैंने हमेशा कहा है कि मैं दिल्ली के लोगों का हमेशा एहसानमंद रहूं। केजरीवाल ने इस मौके पर अपने 9 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपना विजन बताया। अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में 2 अहम वोट बैंक पर अपना फोकस रखा, एक व्यापारी और दूसरा महिलाएं। जाहिर है कि जो कैंपेन लॉन्च किया गया है उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है आम आदमी पार्टी सरकार के कामकाज, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, और दूसरी तरफ है बीजेपी केंद्र सरकार और एलजी पर निशाना साधने की रणनीति। जाहिर है इस अंदाज के साथ अरविंद केजरीवाल घर घर जाएंगे, ये पैम्पलेट बांटेंगे और लोगों से वोट मांगते नजर आएंगे। केजरीवाल ने खुद को दिल्ली वालों का बेटा बताते हुए उनके हाथ संसद में मजबूत करने की अपील की। वहीं बीजेपी पर हर काम में रोड़े अटकाने का आरोप भी मढ़ दिया। आप मेरे को बेटा मांगते हो, आपने मेरे को बेटा बोला है। अगर आपने मेरे को बेटा बोला है तो अपने बेटे को अकेला तो नहीं छोड़ोगे इस तरह। आज मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपने बेटे को मजबूत करो। आपने मेरे को 70 में से एक बार 67 सीट दी, मेरे को मजबूत किया। दूसरी बात, 70 में से 62 सीट दी, मेरे हाथ मजबूत किए विधानसभा के अंदर। जैसे आपने विधानसभा में मेरे हाथ मजबूत किए, अब संसद में मेरे हाथ मजबूत कर दो। संसद में मेरे को 7 एमपी दे दो, जो इंडिया गठबंधन के हैं 7 एमपी दे दो। ये 7 एमपी मेरे 7 बड़े बड़े हाथ बन के काम करेंगे। बीजेपी वाले, एलजी साहब और केंद्र सरकार आपके सारे काम रोकने की कोशिश करते हैं। हर काम जो मैं आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता हूं, हर काम ये लोग रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? ये लोग नफरत करते हैं आपसे। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से नफरत करते हैं, और नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इतनी जुर्रत की कि आपने 3 बार दिल्ली के एक छोटे से आदमी को, एक मामूली आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए जनता का नुकसान कर रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, दिल्ली खुशहाल नहीं, केजरीवाल के राज में बेहाल हो गई है। मैं दिल्ली वालों से ये पूछना चाहता हूँ, क्या वोट उनको दोगे जो आपकी दवाइयाँ रोक रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाइयाँ रोक रहे हैं, जो आपका इलाज रोक रहे हैं, जो आपका कामकाज रोक रहे हैं, जो आपके जल बोर्ड का सारा भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने, पानी न मिले दिल्ली के लोगों को। अब बताइए मुझे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये तो फंडामेंटल राइट्स है ना।
संविधान में लिखे हुए हैं ना कि मिलने चाहिए हर एक को। हर विभाग में आपने भ्रष्टाचार किया है, चाहे शराब नीति हो, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे शिक्षा क्रांति का आपका घोटाला हो, हर जगह आपने लूटने का काम किया है। नकली दवाइयाँ आप हॉस्पिटल में देते हो, मोहल्ला क्लिनिक में नकली टेस्ट करते हो। कहाँ की दिल्ली खुशहाल? आपने दिल्ली को खुशहाल नहीं किया, दिल्ली को बदहाल किया है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के तहत 7 सीटों में 4 सीटों पर आप लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट उतारेगी। बीजेपी 7 में से 5 सीट पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, जबकि आपने चारों सीट पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। अभी सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने इस बार नई दिल्ली से सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। उनका जोश भी हाई दिख रहा है। 33% महिला आरक्षण पार्लियामेंट और विधानसभा में लगता था बस बात है, लेकिन इस विघ्न को अगर हटाकर हकीकत बनाकर कोई लाया है तो वो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। हम सब बच्चे हैं, वो सब हमारे बड़े हैं। मोदी जी ने इस देश की ऐसे फिक्र करी है जैसे परिवार का कोई बड़ा करता है। इसीलिए हम गर्व से कहते हैं हम सब हैं मोदी का परिवार। इस पर आपको उम्मीद है कि वो दिल्ली में लोकसभा के समर में भी कमाल दिखाएगी। अब आम आदमी पार्टी का दिल्ली का अभी तक का लेखा जोखा समझ लीजिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2013 में आम आदमी पार्टी ने 28 सीट जीते, वोट प्रतिशत रहा 29.49। 2015 में 67 सीटें जीती, वोट प्रतिशत रहा 54.34%। 2020 में 62 सीटें और वोट प्रतिशत रहा 53.57%। दिल्ली में 2014 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट करीब 33% मिले। 2019 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन वोट करीब 18% मिले। आम आदमी पार्टी पहली बार गठबंधन में कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव लड़ रही है, इसलिए केजरीवाल का दावा है कि 7 सीटों पर इंडिया अलायंस का कब्जा होगा, जबकि बीजेपी इसे केजरीवाल के हसीन सपने करार दे रही है। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। पंजाब में फिलहाल सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयारी में हैं और इसी बीच पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन होने के संकेत दे दिए हैं। साथ ही साथ सीएम भगवंत मान पर और कांग्रेस पर तीखे तंज भी कसे हैं। उनसे खास बातचीत की है आज तक संवाददाता कमलजीत ने। भी हैं परनीत कौर हैं, उन्होंने जिस तरह से टिप्पणी की है, एक तो उनका जो फॉर्मल इंडक्शन है वो कब तक हो जाएगा, और दूसरी बात उन्होंने एक अहम चीज कही है जो कि बोल रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर का रोल है अलायंस करवाने में अकाली दल और अगर हम बात करें बीजेपी की। देखिए वो सीनियर लीडर हैं, उसमें मैं समझता हूँ बीजेपी के या पंजाब के नहीं, इज ए नेशनल लेवल लीडर। उस किस्म के नेता मैं समझता हूँ आज बड़े चंद हैं देश के अंदर। सो मैं समझता हूँ पंजाब के विकास के लिए, पंजाब की बेहतरी के लिए जिनका जो भी योगदान है उसके लिए किसी को मैं समझता हूँ बताने की या रोशनी दिखाने की जरूरत नहीं है। सबको उनका योगदान मैं समझता हूँ इसी को मद्देनजर रख के बीजेपी उनके ऊपर पूरा भरोसा करके उनसे सलाह मशवरा जरूर कर रही होगी। तो ये क्या माना जाए, ये तय है कि ये अलायंस हो रहा है? क्योंकि 8-5 का फॉर्मूला है, कोई 7-6 बोला, बट 8-5 का फॉर्मूला कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये फार्मूला मैं समझता हूँ बेहतर रहेगा, जो करवाने वाले हैं जो करने वाले हैं ये फैसला दिल्ली में होगा, क्योंकि कैप्टन साहब भी जहां तक मेरी नॉलेज है दिल्ली में है, तो ये फैसला दिल्ली में होगा। स्टेट यूनिट की उसमें इनपुट ली जाएगी, तो उसके लिए जब होगा तो मैं जरूर आपसे अपने विचार साझे करूंगा। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपके प्रतिद्वंदी हैं आम आदमी पार्टी है, आज उन्होंने भी अपना लोकसभा का कैंपेन लॉन्च किया है और वो भी बात करें, साथ में आपके जो दूसरे प्रतिद्वंदी हैं वो कांग्रेस पार्टी है जो कि बिखरी हुई एक पार्टी नजर आती है। असली टक्कर किससे है आप लोग? देखिए आपने 2 प्रतिद्वंदी गिना दिए, 2 तो है ही नहीं, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को बेवकूफ पंजाब के लोगों को बनाने के लिए, एज इफ पंजाब के लोगों को पहले नहीं बेवकूफ बनाया गया। ये 92 सीटें लिए बैठे हैं, आज वो फिर से एक नया बहरूपिया रूप बना के आए हैं कि हरियाणा में इकट्ठे हैं, चंडीगढ़ में वो इकट्ठे हैं, परंतु पंजाब में अलग अलग है। लोग कैसे मान लेंगे? पंजाब के लोग भोले जरूर हैं, बेवकूफ नहीं है। ये बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं दोनों। ये जो कुछ भी विधानसभा में जिस तरह से उठापटकी हुई है, इनको ताले लगाने की बात की है, उनको कांग्रेस के नेता को उठा के बाहर फेंका गया है, परंतु मैं समझता हूँ उसकी अचकन के ऊपर कहीं शिकन भी नहीं आई। वो तो यूं तैयार होके आते हैं विधानसभा में जैसे बारात में आ रहे हो। वो लोग एक लोगों को बेवकूफ बनाने का एक बहुत ही घिनौना प्रयास हो रहा है। गंदे किस्म की राजनीति विधानसभा में हो रही है। स्तर के तौर पे लोगों को एक आदर्श के तौर पे लोकतंत्र से विश्वास इसलिए उठेगा इन लोगों की वजह से। लेकिन ये भी मान लिया जाए कि 10 को जो प्रकाश सिंह बादल हैं उनकी डेथ एनिवर्सरी है, उसके बाद ये अलायंस हो जाएगा।
जेपी नड्डा के आने की बात हो रही है, अमित शाह के आने की बात हो रही है। ये बातें बहुत हो रही हैं जी, बातें तो सब कुछ भी हो रही हैं, परंतु जब तक कोई नतीजा नहीं आ जाएगा मैं समझता हूँ किसी भी किस्म का कमेंट करना कम से कम मैं इनकी तरह हवाई पतंगे जो नहीं भी होगा अचानक से होगा। सुनील जाखड़ जो कि हमसे बात कर रहे थे। 2 दिन पहले पंजाब के 5 युवकों ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि उन सभी को जबरदस्ती रूस की आर्मी में भर्ती कर दिया गया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल आज रूस में फंसे हुए युवक गगनदीप सिंह के परिवार से मिलने के लिए गुरुदासपुर के डेरीवाल किरण गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और आश्वासन ये दिया कि रूस में फंसे हुए पंजाब के सभी बच्चों को बहुत ही जल्द भारत लाया जाएगा। इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਈਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਚਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। होशियारपुर के 2 युवक 2 साल पहले अमेरिका गए थे। वहां दोनों एक साथ ट्रॉला चलाते थे। खबर यह है कि कैलिफोर्निया से न्यू मैक्सिको जाते वक्त दोनों एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए और दोनों की ही मौके पर मौत हो गई। ये तस्वीरें होशियारपुर के रहने वाले सुखजिंदर सिंह और सिमरनजीत सिंह की है, जो 2 साल पहले रोजी रोटी कमाने के लिए अमेरिका गए थे। ये दोनों अमेरिका में एक साथ ट्रॉला चलाया करते थे। जानकारी के मुताबिक कैलिफोर्निया से न्यू मैक्सिको जाते वक्त दोनों एक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। ये हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इन्हें गाड़ी से बाहर निकाला जा सका और तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। इस हादसे की खबर के बाद दोनों के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਸੀ 10 ਵਜੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੂੰ? ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਗਏ ਨੂੰ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗਏ ਹੋਏ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ। ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ ਬੋਡੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। सुखजिंदर और सिमरनजीत दोनों ही अपने परिवारों में इकलौते बेटे थे। अब परिजन केंद्र और पंजाब सरकार से दोनों के शव पंजाब लाने की गुहार लगा रहे हैं ताकि वो अपने रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार कर सके। बस ठीक ठाक है, ट्रक चलाਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਮੰਗ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में पंजाब के युवा विदेश जाते हैं। इस हादसे के बाद लोगों का कहना है कि अगर सरकारें पंजाब में ही उन्हें रोजगार देती तो युवाओं को विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ती। होशियारपुर से सुनील लाखा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात पंजाब के उस सबसे बड़े पुनर्वास केंद्र की जहां महीनों से अंधेरा है। पुनर्वास केंद्र प्रभात आश्रा करीब 2 महीनों से अंधेरे में है। उन पर 93 लाख रुपए का बिजली का बिल बकाया है और इसीलिए बिजली को काट दिया गया है। ऐसे में पुनर्वास केंद्र के लोगों ने पंजाब सरकार से राहत देने की गुहार लगाई है। उनका कहना यह है कि उनकी मजबूरी को समझा जाए, उन्हें राहत दी जाए। जहां जिंदगी मुस्कुराती है, जहां भटके हुए को सहारा मिलता है, जहां खुद से अनजान लोगों की भी अहमियत समझी जाती है, पंजाब की वो यूनिवर्सल डिसेबल्ड केयर टेकर सोशल वेलफेयर सोसाइटी पिछले करीब 2 महीने से अंधेरे में डूबी हुई है। पंजाब के सबसे बड़े पुनर्वास केंद्र प्रभा आसरा में करीब 93 लाख रुपए बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं करने पर पिछले 10 जनवरी को यहाँ की बिजली काट दी गई। तब से यहाँ रह रहे करीब 450 बेसहारा लोग, जिनमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी और मानसिक रूप से लाचार भी, अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। बिजली कट गई तो एकदम बड़ी दिक्कत आ गई इसमें। इनको इतना टॉयलेट में पानी चाहिए और इतनी इनको
कपड़े धोने के लिए 5 कमर्शियल मशीनें लगी हुई हैं, मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जिनके कारण हमने कोशिश की थी अलग अलग जगह पे ब्लोअर लगा के इनको भी अनुकूल वातावरण दे सकें, क्योंकि बेड रिडन काफ़ी है इनमें। तो उसके जब बिजली कट गई एकदम तो हमारे जनरेटर भी जवाब दे गए, इतना लोड वो नहीं उठा सके, तो जिसके कारण सीरियस हुए, जिनमें से लगभग जब 10 जनवरी 2024 से ये काटा है कनेक्शन, तो 14 लोगों की डेथ हो चुकी है। प्रभासरा के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना काल से पहले वो नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करते रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई। ऐसे में अब जबकि बिजली बिल की कुल बकाया राशि लगभग 93 लाख रुपए हो गई है, तब एनजीओ इसे चुकाने में असमर्थता जता रहा है। हालांकि प्रभासरा के संस्थापक का कहना है कि बिजली बिल की माफी को लेकर उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी सरकार से लेकर मौजूदा भगवंत मान सरकार तक से गुहार लगाई, लेकिन कार्रवाई अभी भी फाइलों में अटकी है। सरकार की तरफ से हमारे पास कोई मदद नहीं ऐसी आई आज तक। पुलिस के थ्रू, हॉस्पिटलों के थ्रू, सामाजिक सुरक्षा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हमारे पास अलग अलग जगह से नागरिक दिन रात आ रहे हैं जिनको सामाजिक सुरक्षा, इलाज, ट्रीटमेंट का मौका नहीं मिल रहा। उनके लिए हमारे यहाँ पे 200 की टीम लगी हुई है। लगभग 3 लाख का डेली का खर्चा इनका कैसे पूरा कर रहे हैं और कैसे इनका मेंटेनेंस हर एक चीज़ कर रहे हैं, वो तो वो मालिक ही जानता है, या जो ये मतलब बिजली के कारण जो परेशानियाँ झेल रहे हैं या ये जानते हैं। अदरवाइज इनकी पीड़ा, मानसिक पीड़ा का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तेजी से बढ़ते मशीनीकरण के इस दौर में जाहिर है इतने बड़े पुनर्वास केंद्र को चलाने के लिए बिजली एक बुनियादी जरूरत है, जिसके अभाव में सैकड़ों जरूरतमंद लोग घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मंजीत सहगल, चंडीगढ़।